नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वैशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम डॉक्टर नामवर सिंह का जो संस्कृति और सौंदर्य नेट के पाठ्यक्रम में रखा हुआ जो निबंध है, इस निबंध को लेकर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूं, लेकिन आज हम इस निबंध में आए हुए प्रमुख कथन, क्योंकि नेट की परीक्षा में आजकल कथनों को लेकर, पंक्तियों को लेकर ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किस रचना का है, किसने कहा और किस किताब से आया हुआ है, किसके संबंध में कहा है, तो ऐसे कथन पूछे जा रहे हैं। तो कथनों को लेकर आज मैं उपस्थित हूँ। तो आज हम इस निबंध में जो प्रमुख पंक्तियां हैं या कथन है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो संस्कृति और सौंदर्य, इस निबंध को पहले ही मैंने एक वीडियो में समझा दिया है। आज हम सिर्फ कथनों पर चर्चा करेंगे। संस्कृति और सौंदर्य, ये निबंध है डॉक्टर नामवर सिंह का, और नामवर सिंह ने बहुत सारे कवियों पर, लेखकों पर जैसे बहुत सारी टीका टिप्पणी की है, अपने मत रखे हैं, अपना मत व्यक्त किया है। तो हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या कहा है संस्कृति के बारे में, सौंदर्य के बारे में, जीवन परंपरा के बारे में। तो देखिए, पहली पंक्ति है, जीवन का समग्र विकास ही सौंदर्य है। यह सौंदर्य वस्तुतः एक सृजन व्यापार है और इस सृजन की क्षमता मनुष्य में अंतर्निहित है। वह इस सौंदर्य सृजन की क्षमता के कारण ही मनुष्य है। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधन से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है, मानव मुक्ति का प्रयास है। तो ये पंक्ति संस्कृति और सौंदर्य इस निबंध में कही है और डॉक्टर नामवर सिंह ने सौंदर्य के बारे में कही है। तो कहीं पर भी ये पंक्ति आती है तो डॉक्टर नामवर सिंह का नाम लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, अगली पंक्ति है उन्हीं की, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में और उनका जो बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है अशोक के फूल, इसके बारे में ये टिप्पणी उन्होंने की है। कभी कभी पंक्तियां दी जाती है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में किसने टिप्पणी की है? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने। और किस निबंध में की है? तो संस्कृति और सौंदर्य इस निबंध में की है। ठीक है, आगे देखिए, और सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। तो फिर से अशोक के फूल इस निबंध के बारे में टिप्पणी की है डॉक्टर नामवर सिंह जी ने अपने निबंध संस्कृति और सौंदर्य में। ठीक है, आगे देखिए, यदि दिनकर की सामासिक संस्कृति का संबंध राजनीति के एक पक्ष से है, तो स्वयं अज्ञेय और गोविंद चंद्र पांडे की शुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है। अब ये दिनकर जी के बारे में भी कथन किया है डॉक्टर नामवर सिंह ने। कभी कभी ये कथन आ सकता है, तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर नामवर सिंह जी ने इनके बारे में ये किया है कथन। आगे देखिए, जो संपत्ति परिश्रम से नहीं अर्जित की जाती और जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य का रक्त पसीने में नहीं बदलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रशय देती है। सात्विक सौंदर्य वह है जहां चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नित्य समस्त विकारों को धोता रहता है। अब व्यक्ति के परिश्रम के बारे में, मेहनत के बारे में नामवर सिंह ने अपने निबंध में ये टिप्पणी की है। आगे देखिए, कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है, तो इसलिए कि वह सिर्फ जीना नहीं चाहती बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती है। तो नामवर सिंह का ये कथन बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि कोई जाति क्रांति से बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है, तो इसलिए कि वह सिर्फ जीना नहीं चाहती बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती है। अगला कथन देखिए, समष्टिगत और व्यष्टिगत दोनों ही स्तरों पर द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलतः मानव केंद्रित ही है। इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं कि सौंदर्य का सृष्टा मनुष्य है, बल्कि यह भी कि सौंदर्य की सृष्टि करने के कारण ही मनुष्य मनुष्य है। तो मनुष्य के बारे में ये कथन डॉक्टर नामवर सिंह ने निकाला हुआ है संस्कृति और सौंदर्य इस निबंध में।
अगला देखिए दिनकर के बारे में। यदि दिनकर की मिश्र संस्कृति एक राजनीति है तो आगे की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुषंग से बच नहीं सकती। अब ये भी उन्होंने अपनी संस्कृति और सौंदर्य इस निबंध में या प्रमुख पंक्तियों में ये कथन आता है। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर नामवर सिंह की ये कथन है, संस्कृति सौंदर्य बोध की विकसित होने वाली मौलिक चेष्टा है, ऐसा प्रसाद ने कहा था, ऐसा नामवर सिंह ने अपने निबंध में कहा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रसाद की पंक्ति है लेकिन नामवर सिंह ने अपने निबंध में कही हुई है। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं कि किसने कहा, कहा गया है। तो आपको याद रखना है, चाहे तो आप इस वीडियो में पढ़ते समय या सुनते समय आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रमुख पंक्तियां इसलिए जरूरी है कि आजकल तो सीधे सरल प्रश्न नहीं पूछे जाते कि किसकी पंक्ति है या इसके लेखक कौन है, ये रचना किसकी है, क्रम लगाओ, ऐसे प्रश्न बहुत कम आ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि कथन किसका है, किसके बारे में निकाला हुआ है। तो हम जब तक थ्योरेटिकल नहीं पढ़ते तब तक हमें पूरी तरह से जानकारी हासिल नहीं होती। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही सूक्ष्म जैसे अध्ययन है। हम बोलते हैं कि सूक्ष्म अध्ययन, इसीलिए अगर सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो ही आगे सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो एक एक रचनाओं को लेकर और रचनाओं के प्रमुख तथ्यों को लेकर, उनमें आए हुए प्रमुख कथनों को लेकर मैं वीडियो बनाते जा रही हूँ। आगे इसी तरह के आपको वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकती हूँ। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।